बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 7 ऑसिलेशन के कंसेप्चुअल क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज गिव टू एप्लीकेशंस इन व्हिच रेजोनेंस प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। कहते दो एप्लीकेशंस बताएं जिसमें रेजोनेंस बड़ा अहम किरदार अदा करती है। स्टूडेंट्स, रेजोनेंस हमें पता है एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें एक लार्ज एम्पलीट्यूड ऑसिलेशन प्रोड्यूस होती है एक छोटी सी पीरियोडिक फोर्स की वजह से। यानी रेजोनेंस को हम लोगों ने यूं डिफाइन किया था कि जब नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ बॉडी मैच कर जाए एक्सटर्नल अप्लाइड फ्रीक्वेंसी के साथ तो बॉडी एक बड़े एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट करना स्टार्ट हो जाती है। इस फिनोमेनन को कहते हैं रेजोनेंस। अब इसकी दो एप्लीकेशंस बतानी है। सबसे पहली एप्लीकेशन हम डिस्कस करते हैं ब्रिज की। ब्रिज में क्या होता है, ब्रिज की अपनी एक फ्रीक्वेंसी है जिसे नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ वाइब्रेट कर रहा है और उसके ऊपर कोई भी बंदे चल रहे हैं या कोई भी आर्मी फौज परेड करती हुई चल रही है तो वो उनकी अपनी एक फ्रीक्वेंसी है। जब आर्मी सोल्जर्स की पाँव की जो फ्रीक्वेंसी है वो मैच कर जाए ब्रिज की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ तो ब्रिज एक बड़े एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट करना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा क्लिप शो कर लेता हूँ। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ब्रिज कितनी बड़ी ऑसिलेशंस के साथ कॉन्टिन्यूसली वाइब्रेट कर रहा है। दिस इज रेजोनेंस। वाटर मॉलिक्यूल्स नजर आ रहे होंगे, उनकी ऑसिलेशन नजर आ रही होगी, ये भी रेजोनेंस है। सो इन दो एप्लीकेशन से आप रेजोनेंस को अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे कि रेजोनेंस में होता क्या है। तो चलें अब इसको पढ़ लेते हैं। रेजोनेंस द फिनोमेना ऑफ प्रोड्यूसिंग लार्ज एम्पलीट्यूड ऑसिलेशन बाय स्मॉल पीरियोडिक फोर्स इज कॉल्ड रेजोनेंस। नंबर 1 एप्लीकेशन bridge is a capable of vibrate with certain natural frequency f naught. When regular footsteps of soldier marching on the bridge having frequency f coincides with the natural frequency f naught, then bridge vibrates with large amplitude oscillation. Hence, resonance takes place. This next example is microwave oven. In microwave oven, the microwave with a frequency similar to natural frequency of vibrations of water molecules or fat molecules of wood. When food is placed in the oven, the water molecules and fat results these molecules absorb energy from microwaves and food gets heat up. ये वही एग्जांपल दे रहा है जैसे आपने पीछे वीडियो में देखा है कि एक येलो सी रेज आपको नजर आ रही होंगी, देट आर माइक्रोवेव्स। अब ये माइक्रोवेव्स और अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स की वाइब्रेशन भी आपको नजर आ रही होगी। अब वाटर मॉलिक्यूल्स की वाइब्रेशन और जब माइक्रोवेव्स की फ्रीक्वेंसी आपस में मैच कर जाए तो वो फूड जो है वो हीट अप होना स्टार्ट हो जाता है। इसकी कुछ और एप्लीकेशंस भी हैं हमारे पास, जैसे रेडियो रिसीवर्स, एमआरआई, टीवी वगैरह। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट हैपेंस टू द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इफ इट्स लेंथ इज डबल्ड। कहते हैं टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम का क्या होगा अगर हम उसकी लेंथ को डबल कर लें। तो स्टूडेंट्स यहाँ से देख लेते हैं इसको। टाइम पीरियड सबसे पहले इसमें आप डिफाइन कर लें। टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन इज नोन एज टाइम पीरियड। For simple pendulum, time period is equals to 2 pi under root L by G. If length of the simple pendulum is doubled, अब वो कंडीशन ये दे रहे हैं कि आपने सिंपल पेंडुलम की लेंथ को डबल करना है, then its time period increases by a factor of under root 2 times. तो इसके टाइम पीरियड अंडर रूट 2 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा। कैसे होता है, चलिए इसी को मैथमेटिकल प्रूव करते हैं। मैथमेटिकली पे आते हैं। हमें पता है टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी होता है। Now length is doubled. Let new length is L prime. New length को L prime कह लेते हैं और हम let कर लेते हैं L prime। उसने कंडीशन दी हुई है 2 times ओरिजिनल लेंथ के, तो 2 times L हो जाएगी। So new time period is T prime. So new time period भी T prime बन जाएगा। तो T prime will be equals to under root T prime will be equals to 2 pi under root L prime by G. Now यहाँ पर पुट करें L prime तो हमारे पास कंडीशन गिवन में दिया हुआ है 2L के इक्वल है, तो T prime will be equals to 2 pi under root L by G। यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स, मैं क्या कर लेता हूँ, ये अंडर रूट 2 को बाहर अलग लिख लेता हूँ और L by G को अंडर रूट को अलग लिख लेता हूँ। तो इस तरह लिख सकते हैं हम। तो यहाँ पर देखें मैंने इसको अरेंज करके लिखा हुआ है T प्राइम विल बी इक्वल टू अंडर रूट 2 को पहले लिख लिए और 2 पाई अंडर रूट L by G। नाउ स्टूडेंट्स देखें इस इक्वेशन में
टी प्राइम विल बी इक्वल टू अंडर रूट 2, और ये आगे जो ब्रैकेट में मैंने लिखा हुआ ये तो टाइम पीरियड एक्चुअल, तो दिस इज इक्वल टू टी, तो यहाँ से टी प्राइम विल बी इक्वल टू अंडर रूट 2 टाइम्स टी। तो हमें पता लगा कि जब सिंपल पेंडुलम की लेंथ को डबल कर जाएं तो उसका जो न्यू टाइम पीरियड आ जाता है वो ओरिजिनल के अंडर रूट 2 टाइम्स ज्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इफ इट्स लेंथ इज 1 मीटर। कहते हैं फ्रीक्वेंसी सिंपल पेंडुलम की क्या होगी अगर उसकी लेंथ 1 मीटर हो। तो स्टूडेंट्स यहाँ से ये सॉल्व करके देख लेते हैं। सबसे पहले आप इसमें फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन लिख लें। नंबर ऑफ वाइब्रेशन एग्जीक्यूटेड बाय बॉडी इन 1 सेकंड, कोई भी बॉडी 1 सेकंड में जितनी वाइब्रेशंस लेती है वो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, ये उसकी दूसरी डेफिनेशन है। We know that time period of simple pendulum is t is equals to 2 pi under root L by g. Now we also know that f is equals to 1 over t. Reciprocal of time period is frequency. तो यहाँ पर आप टाइम पीरियड की वैल्यू उठाकर पुट कर लें, f will be equals to 1 over t की जगह आ जाएगा 2 pi under root L by g. So students यहाँ से आप इसको अरेंज करके लिखें, तो इस अंडर रूट एल बाई जी को ऊपर लेकर आए तो ये बन जाएगा f will be equals to 1 over 2 pi under root g by L. अब गिवन में हमें वैल्यू दी हुई है, लेंथ क्या है 1 मीटर है और जी हमें पता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। पाई की वैल्यू भी हमें पता है, ये सारी वैल्यू उठाकर इसमें पुट कर लें तो आपके पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 0.49 हर्ट्ज। तो यहाँ पर लास्ट पे हम लिख सकते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इफ लेंथ इज 1 मीटर विल बी 0.49 हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव वन प्रैक्टिकल एग्जांपल ईच ऑफ फ्री एंड फोर्स ऑसिलेशन। कह रहे हैं कि फोर्स्ड और फ्री ऑसिलेशन की एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दें। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स यहां से हम समझ लेते हैं फोर्स ऑसिलेशन क्या होती है। द ऑसिलेशन विच अकर्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स, वो ऑसिलेशन जो एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स की वजह से आए, यानी फोर्स के अप्लाई करने की वजह से आए, उसे फोर्स्ड ऑसिलेशन कहते हैं। अब इसके एग्जांपल में हम देख लेते हैं एक्सटर्नल फोर्स ऑन मास ऑफ वाइब्रेटिंग पेंडुलम। आप एक वाइब्रेटिंग पेंडुलम पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करें, तो अब चूंकि आप एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करके उस पेंडुलम को वाइब्रेट कर रहे हैं कॉन्टिन्यूसली, तो ये फोर्स ऑसिलेशन कहलाएगी। इफ द mass of a vibrating pendulum is struck again and again, then such oscillation of the pendulum is called force oscillation. अगर आप उसको बार बार स्ट्रक करें तो वो अपने एम्पलीट्यूड को इंक्रीज करता जाएगा, तो इस तरह की ऑसिलेशन को फोर्स ऑसिलेशन कहते हैं। दूसरी एग्जांपल भी इसके साथ लिख लें, वाइब्रेशन ऑफ अ फैक्ट्री फ्लोर कॉज्ड बाय रनिंग ऑफ हैवी मशीन। आपने अक्सर देखा होगा कि फैक्ट्री फ्लोर यूं वाइब्रेट करने लग जाता है मशीन जहां पर चल रही हो, तो उस मशीन की वाइब्रेशन की वजह से फैक्ट्री फ्लोर जो है वो वाइब्रेट करने लग जाता है। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ फोर्स ऑसिलेशन। नाउ इसको समझने के लिए भी देखें, यहाँ पर एक बच्चा है जो कॉन्टिन्यूसली झूले पर अपनी ऑसिलेशंस को इंक्रीज कर रहा है बाय अप्लाइंग एक्सटर्नल फोर्स। तो नाउ इसी के सेकंड पार्ट पर चलते हैं, फ्री ऑसिलेशन क्या होती है। द ऑसिलेशन ऑफ अ सिस्टम व्हिच अकर्स विदाउट द इन्फ्लुएंस ऑफ एन एक्सटर्नल फोर्स विद देयर नेचुरल फ्रीक्वेंसी, कि कोई भी बॉडी ऑसिलेट कर रही हो अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ बगैर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किए हुए, तो इस तरह की ऑसिलेशन को फ्री ऑसिलेशन कहते हैं। यानी फ्री ऑसिलेशन में कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाई की जाती। इसकी एग्जांपल है व्हेन अ सिंपल पेंडुलम इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन एंड देन लिफ्ट फ्री, इट एग्जीक्यूट फ्री ऑसिलेशन। अगर आप सिंपल पेंडुलम को डिस्प्लेस करें, एक मर्तबा डिस्प्लेस कर लें, तो वो कॉन्टिन्यूसली फ्रीली अपनी उन्हीं ऑसिलेशंस के साथ वाइब्रेट करता रहेगा। यानी एक मर्तबा आपने फोर्स लगाई, उसके बाद आपने कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगानी, तो वो अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ कॉन्टिन्यूसली वाइब्रेट करता रहेगा। इट ऑसिलेट्स विद इट्स नेचुरल फ्रीक्वेंसी एफ नॉट which formula whose formula is f naught is equals to 1 over 2 pi under root g by L. सो इसको समझने के लिए भी देखें, मैंने यहाँ पर आपको एक डायग्राम शो की है। यहाँ पर देखें ये फ्रीली ऑसिलेट कर रहा है, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अब हम नहीं लगा रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ कैन यू कंपेयर द masses of two bodies by observing their frequencies of oscillation when supported by a spring। कहते हैं दो मैसेज एक स्प्रिंग के साथ अटैच्ड हुए हैं, आप उन मैसेज को कैसे कंपेयर कर सकते हैं, यानी ये कैसे बता सकते हैं कि कौन सा मैस बड़ा है कौन सा छोटा है। बाय ऑब्जर्विंग देयर फ्रीक्वेंसीज, आप उनकी फ्रीक्वेंसीज को ऑब्जर्व करते हुए उन मैसेज को कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो चलते हैं इस पर। वी कैन कंपेयर द मैसेज ऑफ टू बॉडीज बाय ऑब्जर्विंग देयर फ्रीक्वेंसीज ऑफ ऑसिलेशन व्हेन सपोर्टेड बाय अ स्प्रिंग। हम उनकी फ्रीक्वेंसीज को देख सकते हैं, ऑब्जर्व करते हुए हम उनके मैसेज को डिफरेंशिएट कर सकते हैं।
As we know that the frequency of mass system is, frequency of mass system क्या है, f is equals to 1 over 2 pi under root k by m। अब यहाँ से मैं इसको अरेंज करके लिख लेता हूँ, f is equals to under root k को अलग लिख लेता हूँ और under root m को अलग 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 लिख लेता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप अंडर रूट के ओवर 2 पाई, ये तो कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये इसकी जगह मैंने कांस्टेंट लिख लिया और आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 ओवर अंडर रूट एम। अब यहाँ से कांस्टेंट को आप हटाएं तो f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मेस। अब यहाँ से स्टूडेंट्स देखें, इस इक्वेशन से हमें ये पता लग गया कि वो मेस जिसका वो जो स्प्रिंग के साथ अटैच्ड हैं, जो दो मेसेस, अगर उनमें से किसी का मेस कम है तो उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, क्योंकि ये रेसिप्रोकल में आ रहे हैं, और उसमें से जिसका मेस ज्यादा है उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी। फॉर एग्जांपल पहले वाले की फ्रीक्वेंसी f1 है, तो मैं उसकी फ्रीक्वेंसी f1 के जरिए उसके मेस को जज कर सकता हूँ। यानी मैं देखता हूँ कि अगर ये बड़ा है तो ये इसकी नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर मिनट या पर सेकंड जितनी भी हैं उनको मैं काउंट करूंगा। इसी तरह F2 के लिए भी नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकंड या पर मिनट जितने भी हैं उनके लिए मैं काउंट करूंगा। तो मुझे यहां से इनकी फ्रीक्वेंसी के डिफरेंस से पता लग जाएगा कि कौन सा मेस बड़ा है। अगर एक मेस बड़ा है तो उस इनवर्स रिलेशनशिप हमें ये बता रहा है कि उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी। फॉर एग्जांपल अगर M1 बड़ा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी, और M2 छोटा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, यानी वो 1 मिनट में ज्यादा टाइम्स वाइब्रेट करेगा। तो हम यूं आसानी से उनकी फ्रीक्वेंसीज को देखते हुए उनके मेसेज को कंपेयर कर सकते हैं। दिस इक्वेशन शोज दैट frequency of mass spring system is inversely proportional to the square root of mass, thus greater the mass, low will be its frequency. Next question is, a wire hangs from the top of dark high tower so that the top of the tower is not visible. How would you be able to determine the height of that tower? इस क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है कि आपको एक हाई टावर दिखाया गया है और उस हाई टावर के साथ एक वायर हैंग कर रही है, और वो हाई टावर का जो टॉप है वो आपको, मतलब ये डार्क है तो वो आपको नजर नहीं आ रहा। तो आपने उस हाई टावर की हाइट बतानी है कितनी है। तो आप इसको कैसे डिटरमिन कर सकते हैं? देखिए स्टूडेंट्स, इसका आसान सा हल ये, उसके साथ वायर जो है आ, वो तो आपकी अप्रोच में है, तो आप उस वायर के साथ एक स्मॉल सा मेस अटैच कर लें और उस मेस को सिंपल पेंडुलम की तरह ऑसिलेशन देना स्टार्ट कर लें। अब उस ऑसिलेशंस को आप नोट कर लें, आप अपने पास स्टॉप वॉच रख लें। अब स्टॉप वॉच पर जैसे ही आप उसकी ऑसिलेशन स्टार्ट करते हैं, जितनी ऑसिलेशन वो कर रहा है उसका टाइम पीरियड आप स्टॉप वॉच से नोट कर लें। यहां से टाइम पीरियड आ जाएगा, तो इसी को आप सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड वाले फार्मूला में लगाएं, तो वहां से आप एक उस लेंथ नोट कर सकते हैं, उस टावर की हाइट नोट कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, आप इसको पढ़ते हैं। The height of the tower is equals to length of the wire hanging from its top, which can be determined as follows. Attach a bob at lower end of the wire and make it to vibrate like a simple pendulum. Now calculate time period of its vibration by using stopwatch. As we know that time period of simple pendulum is given by t is equals to 2 pi under root L by G. Now दोनों साइड स्क्वायर ले लें, t स्क्वायर will be equals to 4 pi स्क्वायर और स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल, तो L by G बच जाएगा। यहाँ से L के लिए अरेंज कर लें तो L will be equals to G t स्क्वायर by 4 pi स्क्वायर। Now students, यहाँ से आप देख सकते हैं कि आप टाइम पीरियड की वैल्यू आपने कैलकुलेट की हुई है, पाई की वैल्यू भी आपके पास है और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी की वैल्यू भी है। तो आप इन सारी वैल्यूज को पुट कर लें तो एल की वैल्यू आ जाएगी, विच इज एक्चुअली द हाइट ऑफ दैट टावर। आई एम पुटिंग ऑल वैल्यूज ऑफ टाइम पीरियड एंड जी इन अबव इक्वेशन। वी कैन फाइंड लेंथ ऑफ द वायर इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ द टावर। क्वेश्चन में कह रहा है, व्हाई इन सिंपल हार्मोनिक मोशन द एक्सेलरेशन इज जीरो व्हेन द वेलोसिटी इज ग्रेटेस्ट। कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक्सेलरेशन जीरो होती है जब वेलोसिटी आपकी ग्रेटेस्ट हो। ऐसा क्यों? तो देखें स्टूडेंट, सबसे पहले इस क्वेश्चन में आप सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिफाइन कर लें। सिंपल हार्मोनिक मोशन इज द टाइप ऑफ मोशन इन विच अ बॉडी in which acceleration is directly proportional to displacement from mean position। ये वो टाइप है जिसमें acceleration डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डिस्प्लेसमेंट के मीन पोजीशन से। In simple harmonic motion, the acceleration is zero when the velocity is maximum।
सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक्सेलरेशन जीरो होती है जब वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। वेलोसिटी इज ग्रेटर एट मीन पोजीशन एंड एक्सेलरेशन इज जीरो देयर। अब आपको पता है वेलोसिटी ग्रेटर कहां पर होती है सिंपल हार्मोनिक मोशन में, वो तो मीन पोजीशन पर होती है और मीन पोजीशन पर एक्सेलरेशन जीरो होती है। Now for simple harmonic motion, velocity is given by v will be equals to omega under root x naught square minus x square. Now आपको पता है कि मीन पोजीशन पर वेलोसिटी ग्रेटर है तो वहां पर डिस्प्लेसमेंट जीरो होती है, तो x की वैल्यू जीरो पुट कर लें तो यहाँ पर v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट एक्स नॉट स्क्वायर माइनस जीरो हो जाएगा। यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट एक्स नॉट स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो v विल बी इक्वल टू ओमेगा एक्स नॉट। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वेलोसिटी मैक्सिमम आई मीन पोजीशन पर। नाउ स्टूडेंट्स एक्सेलरेशन फाइंड आउट करें। एक्सेलरेशन हमारे पास फार्मूला है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पर कह रहा है सिंस एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एंड चेंज ऑफ वेलोसिटी एट दिस इंस्टेंट इज जीरो। कहते हैं एक्सेलरेशन जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होती है लेकिन इस पॉइंट पर चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या है, जीरो है, बिकॉज देयर इज नो मोर इंक्रीज इन वेलोसिटी, क्योंकि इस पॉइंट पर वेलोसिटी का इंक्रीज नहीं आ रहा, देयरफॉर एक्सेलरेशन इज जीरो। तो इस पॉइंट पर एक्सेलरेशन जीरो होगी। तो यहाँ पर पुट कर लें a विल बी इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x में मीन पोजीशन पर x फिर जीरो है तो माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू जीरो हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन विल बी जीरो। तो यहाँ पर हमें पता लगा कि मीन पोजीशन पर वेलोसिटी ग्रेटर है तो एक्सेलरेशन जीरो है। Question number 8. What is the total distance covered by a simple harmonic oscillator in a time equal to its period? The amplitude of oscillation is A. कहते हैं आपके पास एक सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर है। फिर सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर से मुराद कोई भी मैथ स्प्रिंग सिस्टम हो या सिंपल पेंडुलम हो, कोई भी ऐसी ऑब्जेक्ट जो कॉन्टिन्यूस ऑसिलेशन कर रही हो, वो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की एग्जांपल आती है। कहते हैं कि आपने टोटल डिस्टेंस फाइंड आउट करना है इसके टाइम पीरियड में और उसका एम्पलीट्यूड लेट कह रहे हैं कि उसका एम्पलीट्यूड क्या है, ए है। तो देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने आपको एक सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के एग्जांपल में सिंपल पेंडुलम शो किया हुआ है। सबसे पहले आप इस पेंडुलम को यहाँ पर इस पॉइंट पर देख सकते हैं, ये मैंने मीन पोजीशन पर शो किया है। अब यहाँ पर देखें आप इस पॉइंट मीन पोजीशन ओ से ए तक लेकर जाएं और इसे छोड़ दें तो ये कॉन्टिन्यूसली फिर ओ तक आएगा, फिर दोबारा बी तक जाएगा दूसरी एक्सट्रीम पर, फिर वापस आएगा ओ मीन पर और फिर वापस ओ से ए तक फिर एक्सट्रीम पर जाता जाएगा। तो यूं ही ये कॉन्टिन्यूसली ऑसिलेट करता रहेगा। अब स्टूडेंट्स देखें, जब सबसे पहले आपने ओ से ए तक इसे लेकर गए तो इस दौरान ओ से ए तक का डिस्टेंस आपको पता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन से उसका एम्पलीट्यूड होती है। तो ओ से ए तक एम्पलीट्यूड एक टाइम इंक्रीज हुआ, फिर ए से ओ तक वापस आएगी, फिर एम्पलीट्यूड वापस 2a हो गया, फिर दोबारा ओ से बी तक जाएगी, फिर दोबारा ए टाइम्स, तो इसका मतलब है 3 टाइम्स ए हो गया, और फिर बी से ओ तक वापस आएगी तो ये एक कंप्लीट वाइब्रेशन होगी, एक कंप्लीट टाइम पीरियड कंप्लीट हो गया। तो यहां से एक कंप्लीट टाइम पीरियड में आपने देखा पहले वो ओ से ए से ओ, फिर ओ से बी और बी से ओ तक आई, तो इस दौरान उसने 4 टाइम्स अपने एम्पलीट्यूड को इंक्रीज किया, तो 4 टाइम्स ए हो जाएगा। तो देखें इसको पढ़ लेते हैं। द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ बॉडी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन ड्यूरिंग इट्स टाइम पीरियड इज 4a वेयर a इज एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन। कहते हैं कि इस दौरान इसका टाइम पीरियड, अगर इस टाइम पीरियड में आप इसको ऑसिलेट करें तो इसका एम्पलीट्यूड जो होगा वो 4 टाइम्स a होगा, टोटल डिस्टेंस इसका 4 टाइम्स a होगा। टाइम पीरियड इज द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन। टाइम पीरियड क्या होता है, यहां से आप ये भी डिफाइन करें कि एक वाइब्रेशन कंप्लीट करे तो वो होती है टाइम पीरियड। It means pendulum moves from position O to right extreme position A, comes back to mean position O, moves to left extreme position B, and then comes back to mean position O, completing one vibration. तो यहां से अब आपको समझ आ चुका होगा जो बातें मैंने ऊपर आपको बताई हैं ये वही उसको लिखा हुआ है। अब यहाँ पर देखें टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड आप फाइंड आउट कर लें। टोटल डिस्टेंस कहां से कहां तक था, ओ से ए तक, ए से ओ तक, फिर ओ से बी और बी से ओ तक। तो टोटल डिस्टेंस ओ से ए तक भी ए है यानी 1 टाइम्स एम्पलीट्यूड, फिर दोबारा फिर ए से ओ तक ए, फिर ओ से बी तक भी ए और बी से ओ तक भी ए है। तो टोटल डिस्टेंस इन सारों को सम कर लें तो 4 टाइम्स ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9. What happens to the frequency of a simple pendulum as it oscillation
dive down from a large amplitude to small। कहते हैं कि फ्रीक्वेंसी सिंपल पेंडुलम की क्या होगी अगर उसके एम्पलीट्यूड पहले बड़ा था और बड़े से फिर वो डाई का मतलब है छोटा हो जाना, कम होता जाना, तो उस वक्त उसकी फ्रीक्वेंसी के साथ क्या होगा। तो स्टूडेंट्स देखें, एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन ग्रेजुअली डिक्रीजेस इन केस ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशन। तो देखें यहाँ पर वो कह रहे हैं कि एम्पलीट्यूड कम हो रहा है, तो इसका मतलब है ये एग्जांपल है किसकी, डैम्प्ड ऑसिलेशन की, क्योंकि डैम्प्ड ऑसिलेशन में कॉन्टिन्यूसली जो एम्पलीट्यूड है वो डिक्रीज होता रहता है। सो द सिचुएशन इन क्वेश्चन इज डैम्प्ड ऑसिलेशन। तो इस क्वेश्चन की जो सिचुएशन हमें दी हुई है वो डैम्प्ड ऑसिलेशन की एग्जांपल है। नाउ डैम्पिंग इज कॉज्ड बाय रेजिस्टेंस ऑफ एयर टू द मोशन ऑफ ऑसिलेटर। अब देखें डैम्पिंग क्यों होती है, डैम्पिंग किस वजह से कि कोई भी बॉडी, फॉर एग्जांपल आप सिंपल पेंडुलम की एक मर्तबा ऑसिलेट करवाते हैं तो वो कंटिन्यूसली अपनी वाइब्रेशंस को कम करता जाता है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इस वजह से क्योंकि दरमियान में एयर रेजिस्टेंस है, तो एयर रेजिस्टेंस उसको अपोज करेगी। द ऑसिलेटर डज वर्क अगेंस्ट दिस रेजिस्टेंस। तो ऑसिलेटर क्या करेगा, उस रेजिस्टेंस के अगेंस्ट वर्क करेगा एंड ग्रेजुअली एनर्जी इज डिक्रीज। तो उसकी एनर्जी क्या होती जाएगी, उस रेजिस्टेंस को ओवरकम करने की वजह से डिक्रीज होती जाएगी। द रेजिस्टेंस the resistive force not only decreases the amplitude, ये resistive force ना सिर्फ एम्पलीट्यूड को डिक्रीज करेगी बट इट आल्सो इंक्रीजेस द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। तो ये देखें अब इसके दौरान उसका टाइम पीरियड क्या होता जाएगा, ज्यादा होता जाएगा। क्यों, क्योंकि अब वो ऑपोजिशन काज हो रही है, तो ऑपोजिशन को ओवरकम करने में भी तो टाइम लगेगा, तो उस दौरान टाइम पीरियड ज्यादा होता जाएगा। सिंस फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी, सो इंक्रीज इन टाइम पीरियड विल डिक्रीज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। तो यहां से हमें पता लगा क्योंकि टाइम पीरियड इंक्रीज हो रहा है तो रिजल्ट इन डिक्रीज इन फ्रीक्वेंसी। तो इस जो सिंपल पेंडुलम है इसकी फ्रीक्वेंसी कम होती जाएगी, यही इसका कंक्लूजन है क्योंकि टाइम पीरियड इंक्रीज हो रहा है। Next, last question is, a singer holding a note of right frequency can shatter a glass. Explain. कहते हैं एक सिंगर अपनी किसी खास फ्रीक्वेंसी के साथ सुर लगा रहा है तो वो ग्लास को तोड़ देता है, इसको एक्सप्लेन करें। अब देखिए यहाँ पर मैं आपके सामने एक वीडियो शो कर रहा हूँ, ये ग्लास टूटेगा, इसकी रीजन क्या है। ये वीडियो मैंने आपके सामने प्ले की है, इस वीडियो से आप समझ चुके हैं कि ग्लास क्यों टूटा है। ऐसा इस वजह से क्योंकि वो कॉन्टिन्यूसली बैकग्राउंड में उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहे थे। तो एक वक्त ऐसा आया ग्लास की अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी और वो जो फ्रीक्वेंसी बाहर से अप्लाई कर रहे थे जो म्यूजिक की, उसकी फ्रीक्वेंसी मैच कर गई थी, तो रिजल्ट में रेजोनेंस हुई थी। तो रेजोनेंस की वजह से वो ग्लास टूट गया था। तो अब आपको समझ आ चुका होगा। तो चलें पढ़ते हैं इसको। इट इज पॉसिबल फॉर अ सिंगल टू शैटर अ ग्लास थ्रू रेजोनेंस। Like any solid body, glass also has a natural frequency of vibration. When a singer holds a note of a particle frequency which is equal to natural frequency of glass, the resonance occurs and it will vibrate with a greater amplitude. ये वही बात कर रहे हैं कि ग्लास अपनी किसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ वाइब्रेट कर रहे होते हैं। तो अब आज से आप वो सिंगर अपने नोट से उसकी फ्रीक्वेंसी अप्लाई कर रहे हैं, तो अब वो उसकी नोट्स की फ्रीक्वेंसी और आप ग्लास की फ्रीक्वेंसी जब मैच कर जाए तो वो ग्लास एक बड़े एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट करना स्टार्ट हो जाएगा, रिजल्ट में रेजोनेंस होगी। तो इस क्वेश्चन के साथ भी आपने वही डेफिनेशन स्टार्ट में आपने लिख लेनी है जो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में बताई थी रेजोनेंस की।